स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। हैशटैग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। अभी मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वीडियो दे दिया। अभी मैं आप लोग को फोर्थ पेपर का वीडियो देने जा रही हूँ। फोर्थ पेपर है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोशियोलॉजी, इसमें भी दो टॉपिक्स हम लोग को मिले थे, जिसमें मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ ए.आर. देसाई इन इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र में ए.आर. देसाई का क्या योगदान है, इसके विषय में। इसका पेपर कोड SOC 504 है। इसके कंटेंट मैंने बहुत कम लिखे हैं क्योंकि मतलब इसमें ही काफ़ी सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, तो इसके वजह से मैंने कम ही लिखा है। फिर जिसमें मैंने लिखा है ये कंट्रीब्यूशन, और दूसरा इनका एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बाय मार्क्सिस्ट और इनके रिजल्ट निष्कर्ष के विषय में लिखा है। फ्रंट पेज है ये, फ्रंट पेज को आप लोग बताया ही था मैंने, उसको लिख लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे ए.आर. देसाई का योगदान। सर्वप्रथम हम इनका पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम इनका है रमन देसाई। पिता का नाम श्री रमन लाल वसंत लाल देसाई। जन्म इनका 16 अप्रैल 1915 बड़ौदरा गुजरात में। मृत्यु इनका 12 नवंबर 1994। पत्नी नीरा देसाई, पुत्री मिहिर देसाई। शिक्षा MA LLB और PhD इन्होंने किया था। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फिर हम यहाँ आते हैं, ये चीज़ आपका हो ही गया। फिर हम यहाँ आते हैं इनकी कृतियों के विषय में। तो इनका द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948, इमेनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1975, द इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी इन इंडिया 1969, स्टेट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया 1975, स्टेट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया 1975, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984। फिर इन्होंने 1950 में प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उनका वर्ग चरित्र एक अग्रणी अध्ययन था। इस अध्ययन पर ए.आर. देसाई ने साहित्य के निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा। इन्होंने भारत में जो ग्राम थे उस पर इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था। फिर भारतीय समाज का रूपांतरण भी इन्होंने देखा। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पे किसान का संघर्ष क्या क्या है इसके विषय में, राज्य और समाज क्या है इसके विषय में। तो ये लोग आप लोग इसकी पृष्ठभूमि को देखिएगा। 1950 में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। उस लोकप्रियता 60 और 70 के दशक में बढ़ी थी। ठीक, उसके बाद से भारतीय राष्ट्रवाद को द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य में समझने का यह व्यापक प्रयास था। द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य से इनकी पुस्तक थी सोशल बैकग्राउंड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वो एक अग्रणी पुस्तक थी। उपनिवेशवाद के संदर्भ में उन्होंने कई ऐसी शक्तियों की चर्चा की जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था तथा समाज में ही क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो राज्य उभरा वह पूंजीवाद राज्य था। पूंजीवाद राज्य था। यहाँ पे देखते हैं कि संपत्तिवान लोगों को सहयोग तथा समर्थन किया और शोषित वर्ग का दमन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में इंडियन पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1948 में इन्होंने साम्यवादी दल और मार्क्सवादी विद्वान मार्क्सवादी विद्वान जो बुर्जुआ थे उनके विषय में बताया था। ए.आर. देसाई की रचनाओं में ग्राम समाजशास्त्र, नगरीकरण, श्रमिक आंदोलन, किसान आधुनिकीकरण, धर्म तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों पर पुस्तकें शामिल थी। फिर इनका था किसान संघर्ष। इन्होंने पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में, एग्रोरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1986 में, देसाई ने स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद किसानों के संघर्षों का अभूतपूर्व विश्लेषण किया है। इन्होंने कहा कि 15वें अखिल भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए देसाई ने भारतीय समाजशास्त्र के लिए 27 बिंदुओं पर प्रकाश डालने को कहा। ठीक, उनका मानना था कि भारत में समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपागम गैर मार्क्सवादी हैं। इन्होंने आदर्शवादी, कठोर सिद्धांत, मूल्य परक, निर्धारणवादी कहकर उसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद से इन्होंने भारतीय समाज को इसी पद्धति से समझने का प्रयास किया था। आप लोग इसको लिखते रहिएगा। ठीक, देसाई के अनुसार संपत्ति संबंध समाज अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से उनकी प्रकृति, नियंत्रण, निर्देश तथा उत्पादन के निहित उद्देश्यों का पता चलता है।
फिर हम मार्क्सवादी उपागम द्वारा भारतीय समाज का विश्लेषण कैसे हुआ था उसके विषय में वहाँ पे देखेंगे। ये आप लोग लिखते रहिए। मार्क्स का कहना था कि किसी भी समाज में उपसंरचनाओं की निर्मितियों को हम ऐतिहासिक आधार पर समझ सकते हैं। ठीक, समझ सकते हैं। उसके बाद से इन्होंने कहा कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि किस प्रकार से सामाजिक रूपांतरण हो रहा है उसे समझने के लिए भारतीय समाज में स्थित संपत्ति संबंधों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपागम के उपयोग में आर्थिक पक्ष के प्रत्येक आधार को समझने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि किसी भी विशिष्ट समाज में स्वायत्तता या अलग मानने के संस्थात्मक आधारों को नकारने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से हम इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवेश में उभर रहे गांव, नगर, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं के संदर्भ में पूंजीवाद का ही हाथ, कहीं ना कहीं पूंजीवाद का ही हाथ है। इनका एक क्वेश्चन था कि क्या यह सब जो भी मतलब ये परिवर्तन हो रहे हैं, क्या यह सब पूंजीवाद के आधार को जन्म देगा? आप लोग उसको लिख लीजिए। मार्क्सवादी उपागम उन मिथकों को भी तोड़ सकता है जो पूंजीवाद राज्य पैदा करता है। संविधान एक बुजुर्गा उत्पाद है जिसका नेतृत्व पूंजीवाद है और सामाजिक तथा अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद रास्ते की तरफ ले जा रहा है। तो इन्होंने इन्हीं सब के विषयों में बताया था पूंजीवाद और ग्राम में मतलब कैसे पहले के जो कृषि थे वो अभी मतलब किसान जो थे वो अब के किसान कैसे हैं, इन सबों के बीच कंपेयर किया उन्होंने कि क्या क्या चेंजिंग्स देखे थे, इन सबों को बताया था। फिर इन्होंने संस्कृति की सामाजिक भूमिका को प्रक्रियावादी माना था क्योंकि यह अपने भौतिक तथा सामाजिक संसार को गलत चित्र प्रस्तुत करते हुए ऐसा विश्लेषण चैतन्यताओं को पैदा नहीं करता जो समाज के सही संसाधनों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। निष्कर्ष था ये सारा इनका निष्कर्ष है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं बता रही हूँ आप लोग को और वीडियो में बहुत धीरे की हूँ कि आप लोग इसको लिखते रहिएगा। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भारतीय समाज का भौतिकवादी विश्लेषण है। वे भारतीय समाज के रूपांतरण को समझने के लिए ऐतिहासिक आचारों को उच्च मानते थे। यही इसका निष्कर्ष था कि भौतिकवादी विश्लेषण वे भारतीय समाज के रूपांतरण को समझने के लिए ऐतिहासिक आचारों को उच्च मानते थे। ऐतिहासिक आचारों को उच्च मानते थे भारतीय समाज के रूपांतरण को समझने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पेपर पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोशियोलॉजी। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या था AR देसाई का, उसके विषय में था। सो अगर कुछ गलत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइएगा और इस चीज़ को लिख लीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। मैं अभी आप लोग को 5वां वीडियो भी देने जा रही हूँ। सो